हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने नार्निया के पहले मूवी में देखा था कि पेवेंसी परिवार के 4 भाई बहन पीटर, एडमंड, सूजन और लूसी कैसे वार्डरोब से होते हुए नार्निया नाम के मैजिकल प्लेस पहुंच गए थे। वहां असलन और उसकी सेना से मिलकर उन्होंने नार्निया को व्हाइट विच से बचाया था और फिर चारों राजा और रानी बन गए थे। वो बड़े हो गए थे और बहुत सालों बाद वो वार्डरोब से होकर वापस आ गए, पर एक बार फिर वो बच्चे थे। जिस तरह इन भाई बहनों को नार्निया पहुंचकर अपने अंदर की पावर का पता चला, अगर आप भी खुद पर भरोसा करना चाहते हैं और इनर पावर का पता लगाना चाहते हैं तो लुइस है की बेस्ट सेलिंग किताब द पावर इज विद इन यू की समरी जरूर सुने, जो कुकू एफएम पर इजीली अवेलेबल है। इस समरी में आपको कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स पता चलेंगी जिससे आप अपने अंदर की पावर महसूस कर सकते हैं। कुकू एफएम पर ऐसे ही 4000 से भी ज्यादा बुक्स और समरी मिलती हैं आपको, जो फिक्शन, नॉन फिक्शन, रोमांस, हॉरर और ऐसे ही कई टॉपिक्स पर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस इजीली आप इसे ऑडियो बुक फॉर्मेट में सुन सकते हैं। यहाँ किताबें या समरी आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिलती हैं, क्योंकि ये एक 100% मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी प्ले स्टोर पर रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। तो अगर आप भी मेरी तरह बुक्स पढ़ने, सुनने और सुनाने का शौक रखते हैं पर लाइब्रेरी नहीं जा सकते, तो आज ही कुकू एफएम पर लॉग इन करें। ऐसे तो कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है, पर नीचे दिए कोड यानी अंजलि 50 को आप अप्लाई करेंगे तो यही सब्सक्रिप्शन आपको 50% डिस्काउंट पर यानी 1 साल की प्रीमियम मेंबरशिप सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। पर ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही है, तो इंतजार किस बात का है। अब अपनी मनपसंद बुक आप सुने कभी भी कहीं भी। कुकू एफएम को आज ही डाउनलोड करें डिस्काउंट पाने के लिए। तो अब बात करते हैं कहानी की। तो इसकी शुरुआत होती है पहले पार्ट के 1300 साल बाद से, जब टेलमरीन के महल में काउंसिल मेंबर लॉर्ड मिराज और उसकी पत्नी लेडी प्रूना प्रिज्मिया एक लड़के को जन्म देते हैं, जिसकी खबर जनरल ग्लोजेल मिराज को देते हैं, जिसके आदेश पर ग्लोजेल प्रिंस को मारने चले जाता है। पर प्रिंस का प्रोफेसर कॉर्नेलियस, जो कि एक छोटा सा बुढ़ा आदमी होता है, उसे पहले ही वहां से जंगल की तरफ भगा देता है, एक सामान देकर कि मुसीबत में वो इसका इस्तेमाल करे। प्रिंस जंगल की तरफ जाता है पर ग्लोजेल अपने सिपाही उसके पीछे लगा देता है। प्रिंस किसी तरह उनसे बचते हुए निकलता है, पर वो एक डाल से टकराकर गिर जाता है और उसकी नजर 2 ड्वार्फ्स पर जाती है। ड्वार्फ्स उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, पर तभी वो लोग उसके पास पड़े उस हॉर्न को देख लेते हैं जिसे कॉर्नेलियस ने दिया था। एक ड्वार्फ जिसका नाम ट्रम्पकिन होता है वो सिपाहियों से लड़ने के लिए बढ़ता है, जबकि दूसरा ड्वार्फ निकाब्रिक जब तक प्रिंस को मना करता है, प्रिंस उस हॉर्न को ब्लो कर देता है। निकाब्रिक उसे बेहोश करके अपने घर ले जाता है। उसके हॉर्न ब्लो करते ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सूजन स्कूल यूनिफॉर्म में होती है और एक लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर लूसी आकर उसे अपने साथ सबवे ले जाती है क्योंकि पीटर की किसी से लड़ाई हो गई थी। एडमंड पीटर को बचाने जाता है और पुलिस के आ जाने से लड़ाई रुक जाती है। पीटर काफी फ्रस्ट्रेटेड और नाराज होता है कि सभी लोग उन्हें बच्चा समझते हैं, बल्कि जब वो नार्निया में थे तो वो बड़े किंग और क्वीन थे। अचानक कोई इनविजिबल क्रिएचर उन्हें पिंच करने लगता है और हवा चलने लगती है। एक ट्रेन आ जाती है। बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि आसपास की चीजें टूट फूट रही है और अचानक ट्रेन के आर पार पेवेंसीज को अब दीवार नहीं बल्कि नदी दिख रही होती है और वो खुद को एक बीच पर पाते हैं। वो चारों खुश हो जाते हैं कि वो एक बार फिर नार्निया में हैं, पर उनकी नजर पीछे के खंडहर पर जाती है। वो वहां तहकीकात करते हैं और उन्हें वो गोल्ड का मोहर सेंटोर मिलता है जो एडमंड के चेस्ट का था, और वो समझ जाते हैं कि वो खंडहर दरअसल उनका पैलेस केयर पैरावेल है। यानी पिछली बार जब वो नार्निया आए थे उस बात को कई 100 साल हो चुके हैं और प्रिंस के हॉर्न ब्लो करने से वो सब वापस नार्निया आए थे। प्रिंस सिपाहियों को नहीं मिलता और इस कारण काउंसिल के लोग काफी नाराज होते हैं, खासकर लॉर्ड सपेस्पियन, जिसका मानना होता है कि 9th कैस्पियन किंग के मरने के बाद से ही मिराज खुद को पता नहीं क्यों किंग मानने लगा है। कई काउंसिल मेंबर छोड़कर जा चुके हैं और सबको डाउट होता है कि आखिर थ्रोन का असली हकदार उसी दिन कैसे गायब हो जाता है जिस दिन उसके चाचा लॉर्ड मिराज के घर एक लड़का पैदा होता है। पर मिराज कहता है कि प्रिंस को नार्निया वालों ने किडनैप कर लिया है और वो उन्हें ट्रम्पकिन को दिखाता है जिसे ग्लोजेल उठाकर ले आया था। सबको लगता था कि नार्निया का कोई भी जिंदा नहीं बचा क्योंकि टेलमरीन के पूर्वजों ने सबको लड़कर हरा दिया था, पर ड्वार्फ को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि नार्निया वाले अब भी जिंदा हैं और वो महल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिराज ऐलान करता है कि वो अपने पूर्वजों का अधूरा काम पूरा करेगा, जिस कारण सब उसे लीडर मानने लगते हैं।
वहाँ चारों सीक्रेट रास्ते से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामान, कपड़े, हथियार सब कुछ सुरक्षित हैं। दो सिपाही ट्रम्पकिन को नाव से नदी में फेंकने वाले होते हैं, पर तब तक सूजन उन पर हमला कर देती है। वो ट्रम्पकिन को पानी में फेंक देते हैं, पर एडमंड और पीटर पानी में जाकर नाव और ट्रम्पकिन दोनों को बचाकर ले आते हैं। ट्रम्पकिन उन्हें बताता है कि ये सिपाही टेलमरीन्स हैं, जिनका कई 100 सालों से नार्निया पर राज है। और फिर ट्रम्पकिन को रियलाइज हो जाता है कि ये चारों तो वही कहानियों वाले पेवेंसी भाई बहन हैं जो नार्निया के असली किंग और क्वींस थे। प्रिंस कैस्पियन को होश आ जाता है और वो देखता है कि एक बैजर ड्वार्फ से बात कर रहा है कि उसका क्या करा जाए, जिसमें बैजर कहता है कि लड़का बेकसूर है, जबकि ड्वार्फ निकाब्रिक कह रहा होता है कि ये टेलमरीन है, इसे मार देना चाहिए। प्रिंस भागने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उसे रोक लेते हैं, ये कह के कि अब वही नार्निया को टेलमरीन से आजाद करवाएगा, क्योंकि उसके और नार्निया वालों के दुश्मन एक ही हैं। महल में मिराज कॉर्नेलियस के रूम में जाता है और वो तीर दिखाता है जो सूजन ने उसके सिपाही को मारा था, और समझ जाता है कि पेवेंसीज वापस आ गए हैं। वो सूजन के हॉर्न के बारे में पूछता है। कॉर्नेलियस बताता है कि कहानियों के मुताबिक वो हॉर्न मैजिकल है, उसे बजाकर पुराने राजा रानी को समन करा जा सकता है। मिराज पूछता है कि कैस्पियन इसके बारे में कितना जानता है, तो कॉर्नेलियस कहता है कि मिराज के हुक्म से ही कैस्पियन को पुरानी कहानियां नहीं बताई गई, पर मिराज कॉर्नेलियस को पकड़वा कर तहखाने में कैद करवा देता है और बाकी के लॉर्ड्स और सिपाहियों को आदेश देता है कि ब्रिज बनवाया जाए ताकि एंसेस्टर्स के काम को पूरा करा जाए। नाव का यूज करके पेवेंसीज और ट्रम्पकिन नदी पार करते हैं। लूसी नोटिस करती है कि सभी पेड़ शांत हैं। वहाँ उसे एक भालू दिखता है, पर वो जंगली होता है। ट्रम्पकिन उन्हें बताता है कि अब नार्निया वैसा नहीं रहा। बचे हुए लोग जो जंगल में छिप गए थे, अब वो या तो जंगली हो गए हैं या फिर शांत हो गए हैं। प्रिंस ड्वार्फ के घर से निकलता है, पर बैजर और निकाब्रिक भी उसके पीछा करते हैं। तभी टेलमरीन सोल्जर्स आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं, जिसमें बैजर घायल हो जाता है। कैस्पियन उसे उठाकर भागता है, पर घास के बीच से सोल्जर्स पर कोई अटैक कर देता है और एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो एक चूहा रिपी चीप होता है और वो कैस्पियन को भी मारने ही वाला होता है, पर जब बैजर उसे बताता है कि उसी ने हॉर्न ब्लो किया था, रिपी चीप उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ सेंटोस भी आ जाते हैं, कैस्पियन को पकड़ लेते हैं और सब मिलकर उसे हॉर्न चुराने के लिए और टेलमरीन होने के लिए मारने की बात करते हैं। वहाँ सेंटोस और ड्वार्फ्स के अलावा फॉन्स, एनिमल्स और जायंट्स भी होते हैं। रिपी चीप कैस्पियन के सपोर्ट्स में ड्वार्फ को याद दिलाता है कि वो लोग व्हाइट विच की तरफ थे, वो कैसे सही और गलत डिसाइड कर सकते हैं, पर क्योंकि टेलमरीन ने नार्निया का हर कुछ छीन लिया था, इसलिए असलन के सपोर्टर्स और एनिमीज का इस वक्त कॉमन दुश्मन एक ही था और वो थे टेलमरीन्स। पर बैजर याद दिलाता है कि नार्निया सबसे ज्यादा सेफ और हैप्पी भी तभी ही थी जब इंसान उनके राजा रानी थे। जब फिर भी सबको लगता है कि वो कैस्पियन का साथ क्यों दें, तो कैस्पियन उनसे वादा करता है कि क्योंकि वो राइटफुल किंग है टेलमरीन का, इसलिए अगर उसे उसका थ्रोन मिल गया तो वो नार्निया वासियों और अपने बीच पीस ले आएगा। क्योंकि सेंटोस तारों से भविष्यवाणी बताते हैं, इसलिए सेंटोस सबको बता देते हैं कि टाइम आ गया है, यही नियति है, और वो और उसके साथी सभी कैस्पियन का साथ देंगे ताकि नार्निया वालों को आजादी मिल सके। पेवेंसीज और ट्रम्पकिन उसी नदी के पास पहुंचते हैं जहां से वो पहली बार भी गए थे, पर अब पानी बहुत नीचे चला गया था और पहाड़ से कूदना रिस्की था। लूसी को अचानक सामने की तरफ कोई दिखता है और वो कहती है कि उसने असलन को देखा, पर जब सब देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। लूसी उसी रास्ते से चलने के लिए फोर्स करती है, पर सब नहीं मानते और दूसरा रास्ता ले लेते हैं। और जब वो नदी किनारे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टेलमरीन्स जोरों शोरों से ब्रिज बनाने में जुटे हुए हैं, इसलिए वो वापस वहाँ ही चले जाते हैं जहाँ लूसी को असलन दिखा था। तभी लूसी अचानक गिर जाती है, पर वहाँ से दरअसल एक रास्ता जा रहा होता है नीचे पानी तक, और फिर वो सभी नीचे उतरकर नदी पार करते हैं। वो रात में रेस्ट लेते हैं। सुबह लूसी की नींद खुलती है। वो सूजन को उठाने की कोशिश करती है क्योंकि उसने अभी अभी सपना देखा था जिसमें उसे असलन दिखा था, पर सूजन नहीं उठती, इसलिए वो अकेली ही निकल जाती है। वो असलन को बुलाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पीटर आकर उसे आवाज करने से रोकता है क्योंकि उसे वहाँ व्हाइट विच के सपोर्टर्स ऑक्स हेड दिखते हैं। पीटर उन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर कैस्पियन पीटर पर अटैक कर देता है। पीटर कैस्पियन को मारने ही वाला होता है कि लूसी रोक देती है क्योंकि वहाँ बाकी सारे नार्निया वाले एनिमल्स आ गए होते हैं। सब में बातचीत होती है और सब एक ही एनिमी के कारण मिलकर बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रिपी चीप बताता है कि उन्होंने हथियार भी इकट्ठा कर लिए हैं और वहाँ मिराज और क्लोजेल को पता चलता है कि उनके काफी हथियार गायब हैं। वहाँ सभी लोग आर्मी वाली जगह पहुँचते हैं। सेंटोस उनका वेलकम करते हैं। जोरों शोरों से हथियार बनाया जा रहा होता है और वहाँ उन्हें वही स्टोन बेड दिखता है जिस पर असलन को सजा दी गई थी, यानी ये वही जगह थी जहाँ पर वो स्टोन बेड था। वो प्लान बनाते हैं कि क्योंकि मिराज के आर्मी वाले अटैक करने के लिए निकले हैं, कैसल अभी अनप्रोटेक्टेड है,
तो वो सभी पहले कैसल पर हमला कर देंगे। इसलिए सारे आर्मी वाले हमला करने पड़े और कुछ पीछे रहकर यहाँ पर पहरा दें। इतनी मारने मरने की बात लूसी को पसंद नहीं आती। वो चाहती थी कि असलन का इंतजार करा जाए, पर देर हो चुकी होती है। ग्रिफिन एडमंड को सबसे पहले सीधे ऊंचे मीनार पर उतारता है। एडमंड देखता है कि पूरे महल पर कोई ज्यादा पहरा नहीं है। वो सिग्नल दे देता है और पीटर, सूजन, प्रिंस और निकाब्रिक ग्रिफिन की हेल्प से रिपीची और उसके साथी चूहे अंडरग्राउंड से एंटर करते हैं और बल्कि बाकी के लोग सिग्नल का वेट करते हैं। सबसे पहले प्रिंस अपने प्रोफेसर के रूम में जाता है, पर उन्हें न पाकर वो पहले उन्हें ढूंढने की बात करता है। इसलिए पीटर और सूजन मिराज से लड़ने का डिसाइड करते हैं। चूहे कई सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें ट्रम्पकिन भी उनकी हेल्प करता है। कैस्पियन प्रोफेसर को ढूंढकर उसे छुड़ा लेता है, पर कॉर्नेलियस बताते हैं कि प्रिंस के पिता को मिराज ने ही मारा था और वो उसे कमजोर ना आके। प्रिंस मिराज के रूम में पहुंचता है, पर बातों बातों में लेडी प्रूनप उसे मारने वाली होती है, पर सूजन और पीटर भी वहां आ जाते हैं। प्रिंस को सच्चाई पता चल जाती है कि मिराज ने उसके पिता को नींद में ही मार डाला था और ये बात लेडी को खुद भी नहीं पता थी। पर अपने बेटे को किंग बनाने की चाहत में वो प्रिंस पर तीर चला देती है। ध्यान भटकता है और मिराज भाग जाता है और बेल बजवा देता है कि महल पर हमला हुआ है और बचे हुए सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं। पीटर, सूजन और कैस्पियन गेट खोलने जाते हैं। चूहे और ट्रम्पकिन डोर ड्रॉ करते हैं। एडमंड सिग्नल दे देता है और नानिया वाले अटैक के लिए बढ़ते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। मिराज ऊपर से देखता है और पीटर की नजर उस पर चली जाती है। वो और ऑक्सेट उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सेट ऊपर पहुंचकर उसे मारने ही वाला होता है कि ग्लोजेल उस ऑक्सेट पर तीर चला देता है और इस कारण ऑक्सेट मारा जाता है। वहाँ ट्रम्पकिन भी कई सैनिकों को मार देता है, पर एक सैनिक उसे मीनार से धक्का दे देता है और वो ऊंचाई से गिर जाता है। दरवाजा बंद होने से रोकने के लिए दूसरा ऑक्सेट जाकर दरवाजे को रोकता है। लड़ाई हारता देख पीटर सबको वापस लौटने का आदेश दे देता है। वहाँ एडमंड अब भी मीनार पर होता है और सिपाही उसे घेर लेते हैं, पर वहाँ से ग्रिफिन उसे बचाकर ले जाता है। प्रिंस कॉर्नेलियस और 3 घोड़ों को लेकर आता है। पीटर भी उस पर बैठकर निकलता है, पर तब तक मिराज फायरिंग स्टार्ट करवा देता है और ऑक्सेट जिसने दरवाजा होल्ड किया था उसे तीर लगना शुरू हो जाता है और वो मारा जाता है, जिस कारण गेट बंद हो जाता है। पीटर तो बाहर निकल जाता है, पर कई सेंटोर्स, फॉन्स, ऑक्सेट्स और जानवर अंदर ही रह जाते हैं और सारे के सारे मारे जाते हैं। लूसी अपने हीलिंग पोशंस के साथ इंतजार कर रही होती है। पीटर प्रिंस पर काफी नाराज होता है कि उसी की देरी के कारण इतने सारे नार्निया वाले मारे गए। उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। लूसी ट्रम्पकिन को अपने पोशन से ठीक कर देती है और वो लूसी को अपना दोस्त कहता है। प्रिंस केव में होता है जब निकाब्रिक आकर कहता है कि उसने मना करा था हॉर्न ब्लो करने के लिए, ये राजा रानियां सब बेकार हैं। प्रिंस और उसका एक ही मकसद है, मिराज का खात्मा, और इसके लिए उसे राजा रानी नहीं बल्कि किसी और की जरूरत है, ऐसी शक्तिशाली जादू की जिसके कारण असलन तक बंदी बना हुआ है। प्रिंस को वहाँ पहले घुर्राने की आवाज आती है और फिर 2 लोग दिखते हैं जो बताते हैं कि वो कभी मरते नहीं। एक गिद्ध से दिखने वाली हैग होती है और एक वेयरवुल्फ। वो वादा करते हैं कि वो मिराज को मार देंगे और वो मंत्र पढ़कर प्रिंस के आसपास एक सर्कल बना देते हैं और एक भाले को जमीन पर गाड़ते हैं, जिससे बर्फ की दीवार सी बन जाती है जिसमें व्हाइट विच जैडिस दिखती है। वो कहती है कि इंसान के एक बूंद खून से वो वापस आ जाएगी। तीनों मिलकर कैस्पियन के हाथ में कट लगाते हैं। कैस्पियन हिप्नोटाइज हो जाता है और वो उसे ब्लड देने ही वाला होता है कि एडमंड, पीटर, सूजन, लूसी और ट्रम्पकिन पहुंच जाते हैं। वो वेयरवुल्फ और हैग से लड़ते हैं, पर निकाब्रिक लूसी पर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि ट्रम्पकिन उसे मार डालता है। पीटर प्रिंस को साइड में कर देता है, पर जेडिस पीटर को भी हिप्नोटाइज कर देती है, पर तब तक एडमंड उस दीवार को तलवार से तोड़ देता है और जेडिस गायब हो जाती है। इस बार सूजन, जो प्रिंस के सपोर्ट में थी, वो भी उससे नाराज होती है। प्रोफेसर अकेले दुखी बैठे प्रिंस को बताते हैं कि वो खुद एक हाफ ड्वार्फ है, यानी हाफ नार्निया का है, और प्रिंस को जो भी उसने बताया या नहीं बताया वो सिर्फ इसलिए ताकि प्रिंस एक अच्छा इंसान बने जो नार्निया को बचाए। वहाँ अब ब्रिज रेडी है और नार्निया वालों के हमले के कारण अब सभी लॉर्ड मिराज के फेवर में आ जाते हैं और उसे अपनी फौज देकर किंग बना देते हैं और अपनी सेना लेकर हमला करने जाते हैं। अब क्योंकि नार्निया वाले आउटनंबर्ड थे, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि लूसी और सूजन अकेली जंगल जाएंगी और किसी तरह असलन को ढूंढ कर लाएंगी। प्रिंस कहता है कि मिराज कितना ही तानाशाह क्यों ना हो, वो रूल्स से बंधा हुआ है, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो हेड सेंटोर, एडमंड और एक जाइंट को भेजते हैं एक मैसेज के साथ कि नार्निया के असली राजा जबरन राजा बने मिराज को द्वंद्व युद्ध के लिए चैलेंज कर रहा है ताकि और मासूम खून ना बहे।
और ये लड़ाई तब तक होगी जब तक दोनों में से एक मारा ना जाए, और जो जीता दूसरे की पूरी टीम को सरेंडर करना होगा। मिराज कहता है कि वो ऐसा क्यों करे, उसकी सेना इतनी बड़ी कि वो पल भर में सारे नार्नियंस को खत्म कर देगा। पर एडमंड उसका मजाक बनाता है कि वो खुद से आधी उम्र वाले से स्वॉर्ड फाइट करने से मना कर रहा है। मिराज को ये बात ईगो पर लग जाती है और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, ये प्रूव करने के लिए कि वो डरपोक नहीं है और उसकी सेना वाले उसकी रिस्पेक्ट करें। लूसी और सूजन जंगल की तरफ निकलती हैं और उन्हें कैस्पियन रेडी करता है, जो सूजन को पसंद करने लगा था और लूसी इस बात के मजे ले रही थी। लड़ाई शुरू होने वाली होती है और मिराज ग्लोजेल से कहता है कि अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं तो तुम उसे मार देना। ग्लोजेल उसकी तरफ हिकारत भरी नजरों से देखता है पर हाँ बोल देता है। ड्यूलिंग शुरू होती है। लूसी और सूजन के पीछे सिपाही आने से सूजन घोड़े से उतर जाती है सबको रोकने के लिए और लूसी को अकेले आगे बढ़ने का कहती है। वो काफी सिपाहियों को मार देती है पर फिर वो घिर जाती है और जब वो हारने ही वाली होती है कि कैस्पियन खुद आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे वापस लेकर ड्यूलिंग वाली जगह पहुंचता है जहां बराबर की लड़ाई चल रही होती है। पीटर का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका होता है और मिराज के एक पैर पर कट लग चुका होता है। वो दोनों 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं। पीटर कहता है कि टेलमरीन्स का भरोसा नहीं, सब नजर रखे कि ड्यूलिंग बिना चीटिंग के हो। लड़ाई फिर शुरू होती है पर अब मिराज पीटर पर भारी पड़ रहा होता है, पर फिर पीटर कमबैक करता है और मिराज उससे रुकने का कहता है। पीटर को उस पर दया आ जाती है और वो रुक जाता है। सब ये देख रहे होते हैं पर मिराज इस बात का फायदा उठाकर पीटर को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर इस बार पीटर बचकर उसे ही तलवार मार देता है। ग्लोजेल या कोई भी मिराज की मदद के लिए आगे नहीं आता, पर पीटर मिराज को मारता नहीं, ये कह के कि इस पर किसी और का हक है और वो प्रिंस कैस्पियन को आगे बुलाता है। मिराज कहता है कि अब कैस्पियन राजा बनने लायक हो गया है, पर प्रिंस उसे मारता नहीं और कहता है कि मिराज की उसने जान बख्श दी है, पर वो नार्निया वालों को उनका फ्रीडम और किंगडम अब वापस दे देगा। ये बात सुनकर लॉर्ड सेपेस्पियन मिराज को उठाता है। मिराज कहता है कि वो उससे बाद में निपटेगा, पर सेपेस्पियन उसे तीर मार देता है और कहता है कि नार्निया वालों ने मिराज को मारा है, गद्दारी की है और इस कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। टेलमेरिन चार्ज करते हैं पर केव्स को नीचे से कैस्पियन और नार्निया वाले तोड़ देते हैं, जिससे आगे के कई सिपाही गड्ढे में गिर जाते हैं। तब तक सूजन अपनी टीम के साथ तीर चलाने लगती है और पीटर सामने से हमला करवाता है। कैस्पियन भी बाकी नार्निया वालों के साथ मिलकर हमला करता है। ग्लोजेल बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ता है। पीटर देखता है कि वो लोग हार रहे हैं, सबको हाउ में वो वापस जाने का कहता है, पर इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते उनका रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब लड़ना ही आखिरी ऑप्शन था। सेपेस्पियन सबको लीड करते हुए मार देने के आदेश देता है, पर एडमंड, सूजन, कैस्पियन सब आगे बढ़ते हैं लड़ने और जोरों शोरों से लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ लूसी जंगल के बीच पहुंच जाती है और एक सिपाही उसके पीछे, पर तभी फाइनली असलन आ जाता है और लूसी को बचा लेता है। वो सभी पेड़ों को उठाता है। वहाँ पीटर, एडमंड सब चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, सब मरने ही वाले होते हैं कि ट्रीज हमला कर देते हैं। इस बार अब वापस लौटने की बारी टेलमरीन्स की थी। वो वापस ब्रिज की तरफ जाते हैं पर सामने से लूसी आ जाती है असलन के साथ। वो हमला करने आगे बढ़ते हैं पर असलन की एक दहाड़ से नदी में बाढ़ आ जाती है और खुद गॉड पोसाइडन सामने आते हैं और ब्रिज तोड़ देते हैं। कई टेलमरीन्स मारे जाते हैं, बाकी सरेंडर कर देते हैं। सब नदी पार करके इस तरफ आ जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है। चूहे रिपिचिप को उठाकर लाते हैं जो मरने ही वाला होता है, पर लूसी अपने पोशन से उसे ठीक कर देती है। सब पैलेस लौटते हैं जहां सभी नार्निया वालों का स्वागत करते हैं। कैस्पियन को किंग बना दिया जाता है। कुछ दिन बाद असलन, पीटर और सूजन बात कर रहे होते हैं। कैस्पियन देखता है कि सूजन रो रही है क्योंकि असलन वापस जाने वाला है। कैस्पियन ऐलान करता है जो टेलमरीन्स यहाँ रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो वापस जाना चाहते हैं वो असलन के साथ जा सकते हैं। वो उन्हें उनके एंसेस्टर लैंड पर ले जाएगा जो कि दरअसल समुद्री लुटेरे थे और एक बार एक गुफा से होते हुए नार्निया पहुंच गए थे, वही दुनिया जहां से दरअसल पेवेंसीज आए हैं। सबसे पहले ग्लोजेल ये ऑफर एक्सेप्ट करता है, फिर मिराज की वाइफ असलन उन्हें अच्छे फ्यूचर का आशीर्वाद देता है और पेड़ में एक पोर्टल ले आता है और वो सबसे पहले उसमें जाते हैं। लोगों को हालांकि डाउट होता है कि इस बात का क्या सबूत है कि जाने वाले लोग मारे नहीं गए, तो पीटर कहता है कि वो लोग भी अब वापस जाएंगे। पीटर और सूजन अब कभी वापस नहीं आ सकते थे नार्निया। एडमंड और लूसी आ सकते थे क्योंकि असलन के अकॉर्डिंग सूजन और पीटर को इस दुनिया से जो सीखना था वो सीख चुके थे। लूसी जाते जाते ट्रम्पकिन को गले लगा कर जाती है। कैस्पियन नहीं चाहता था कि सूजन जाए क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, पर सूजन को जाना ही था। वो प्रिंस से 1300 साल जो बड़ी थी।
पर वो जाने से पहले उसे किस करके जाती है और सब वापस लौटते हैं और अपने आप को सबवे पर पाते हैं। ट्रेन रुक जाती है, वो सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। एडमंड कहता है कि उसे तो वापस नार्निया जाना ही होगा क्योंकि वो अपनी टॉर्च वहाँ भूल गया है, और ट्रेन चल देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस कैस्पियन की। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए आप कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।